अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का झांसी में एनकाउंटर पोस्टमार्टम के बाद प्रयागराज लाया जा सकता है। रिमांड कॉपी में अतीक का आईएसआई और लश्कर कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाता था हथियार। एनकाउंटर वाली जगह से असद की पिस्टल बरामद। उमेश पाल मर्डर केस में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर माफिया ब्रदर्स। असद के एनकाउंटर पर बोला अतीक, का सब मेरी वजह से हुआ। एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने एसटीएफ को बधाई दी। अखिलेश और ओवैसी ने उठाए सवाल, का धर्म के नाम पर हो रहा है एनकाउंटर। उमेश पाल के परिवार का बयान, का हमें सीएम योगी पर भरोसा, मिल गया इंसाफ। उमेश के परिवार को हमले का डर। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। जीरो टेरर पॉलिसी और G20 की तैयारियों की समीक्षा की। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में तमिल नववर्ष के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा की तारीफ की, कहा तमिल लोगों का देश के विकास में अहम योगदान। कल असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर को एम्स समेत 14,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। बिहू पर्व में होंगे शामिल। राहुल मानहानि मामले में सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर 20 अप्रैल को होगा फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा हर कोई देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का सपना खाली नहीं है। 2024 का पीएम का पद। बीबीसी के खिलाफ फेमा के तहत ईडी ने दर्ज किया केस। कुछ स्टाफ की होगी जांच। कई बैंक अकाउंट और दस्तावेज को कब्जे में लिया। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोली सुना है 2024 तक हमें फंड नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो आंचल फैलाकर माताओं से भीख मांग लूंगी, पर दिल्ली नहीं जाऊंगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएससी घोटाले बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन। डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। अतिक्रमणकारियों को मुख्यमंत्री धामी की चेतावनी, बोले उत्तराखंड में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं। लैंड जिहाद से संबंधित मामलों पर एक्शन होगा। फैसले पर विपक्ष के विधायकों ने की सीएम धामी की तारीफ। बसवराज बोमई के बनाए गए हेलीपैड के पास लगी आग। हादसे का शिकार होने से बचे सीएम बोमई। कोरोना पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले कोविड का नया वेरिएंट जानलेवा नहीं है। जिनको गंभीर बीमारी है वो मास्क लगाएं। बिहार बैंक में लूट के बाद मर्डर की घटना सामने आई है। नीतीश राज में एक और बड़ी घटना। और आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उस खबर की पूरी डिटेल, हर वो तस्वीर जो अब तक आपने नहीं देखी है, हर वो बात जो आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, हम उसकी बात करेंगे। इस बार देखिए, कहा जा रहा था कार पलट जाए, कार पलट जाए। जो बात मैं कह रहा हूं, इस बार कार नहीं पलटी है, ये देख रहे हैं। इस बार बाइक पलट गई है। तो यह योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में तो मिला दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ भी दिलाया उमेश के परिवार को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह अतीक और यह अतीक का बेटा, यही है असद, जिसका आज एनकाउंटर किया गया। असद का अपराध क्या था वो आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई। ये देख रहे हैं, उमेश की हत्या में असद ने दिन दहाड़े, देखिए, पिस्टल निकालकर प्रयागराज की सड़क पर दिन दहाड़े गोली चलाई, बेखौफ होकर। जैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज और खौफ नहीं है, देखिए। उसके बाद बंदूक लेकर अंदर घुस गया, खुलेआम गोली चलाई थी, केवल अपना खौफ और डर पैदा करने के लिए यूपी में। लेकिन योगी राज में डर और खौफ योगी और कानून का ही होता है। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है असद का गोली चलाने के बाद की तस्वीर। यह असद की बॉडी पड़ी है, एनकाउंटर हुआ। यह बाइक पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, और यह जो बॉडी आप देख रहे हैं, यह गुलाम वो शूटर जो वहां उस वक्त मौजूद था। असद को आप देख रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, चप्पलें पहनी है, बताया जा रहा है बाइक से भाग रहा था, उस वक्त एनकाउंटर हुआ और योगी की पुलिस ने इसे ढेर कर दिया है। तो असद अकेला नहीं था। असद के अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, ये एनकाउंटर साइट की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां एनकाउंटर हुआ। ये बाइक पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, इस जगह पर एनकाउंटर किया गया, यहीं असद की बॉडी भी पड़ी हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये आप देख रहे हैं गुलाम, ये है गुलाम मोहम्मद, जो खड़ा था दुकान में बात कर रहा था, और इसे पहले से पता था गोली चलानी, और जैसे ही उमेश आए फौरन दुकान से बाहर निकल कर गया है और इसने फायरिंग की है। ये गुलाम मोहम्मद है। गुलाम की तस्वीर दिखाइए, दूसरा एनकाउंटर जिसका हुआ, ये आप देख रहे हैं।
यह है गुलाम, जिसका एनकाउंटर किया गया उमेश मर्डर में, यह भी शामिल था। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं, यह जो दूसरी बॉडी पड़ी है साथ में, नजदीक लेके आई प्लीज कैमरा। यह जो दूसरी बॉडी पड़ी है, यह गुलाम का शव है। ये अतीक का बेटा असद पड़ा हुआ है, ये गुलाम की बॉडी है। गुलाम भी ढेर किए जा चुके हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन सी जगह, किस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ, किस जगह पर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का झांसी कहां है? आप बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान महाराष्ट्र में रहते हैं, तो देखिए यह उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नक्शे में नीचे की तरफ आप देखिए, झांसी दिख रहा है, बुंदेलखंड का इलाका, और झांसी में है परीक्षा डैम। इस परीक्षा डैम पर एनकाउंटर हुआ है, जो झांसी से बताया जा रहा है 7 किलोमीटर की दूरी है, थोड़ा आउटर में पड़ता है परीक्षा डैम। यहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। फ्लिप कीजिए इसे। अब देखिए जरा, ये उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर के बाद उसके शव को एंबुलेंस में लाकर रखा गया है। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब एनकाउंटर साइट पर दोनों ढेर हो गए, उसके बाद वहां मौके पर पुलिस पहुंची है। ये आप देखिए, पुलिस पहुंची, पुलिस ने कफन में लपेटा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, असद और गुलाम। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इस तस्वीर को। असद और गुलाम दोनों आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम कैसे दिया गया। इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम देने के पीछे कौन सी टीम काम कर रही थी, वो भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए जरा कैसे हुआ यह एनकाउंटर। पूरा ऑपरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। किस जगह पर, कौन सी साइट पर किसने गोली चलाई, एक एक बुलेट कैसे कहां से चली। और नीचे ले जाइए प्लीज। अब आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बाइक पर आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बाइक पर जो दो लोग नजर आ रहे हैं, असद और गुलाम बाइक पर सवार थे। सामने आप देख रहे हैं, योगी की पुलिस ने सामने से आकर उन्हें रोका। हुआ यह कि झांसी में छिपा था अतीक का बेटा असद। यूपीएसटीएफ को असद की पूरी लोकेशन मिल गई थी कि झांसी में किस जगह पर छिपा है। ठीक 11:30 बजे असद की लोकेशन का पता चला। असद के साथ शूटर गुलाम भी मौजूद था, देख रहे हैं आप। असद और गुलाम एक साथ बाइक पर सवार थे। झांसी के परीक्षा डैम इलाके में ये दोनों छिपे हुए थे। और इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने एक प्लान बनाया, और इस प्लान बनाने के साथ ही देखिए उसके आगे क्या हुआ। यह है प्लान। प्लान के बाद 12 बजे एसटीएफ की टीम ने असद को पूरी तरह से घेर लिया। असद और गुलाम दोनों तरफ से घिर चुके थे। दिल्ली से ही एसटीएफ असद का पीछा कर रही थी। असद बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, 7-8 ठिकाने बदल चुका था, लेकिन एसटीएफ, झांसी में एसटीएफ ने दोनों को घेर लिया। यूपीएसटीएफ ने कहा, 3 बार कहा असद से कि तुम सरेंडर कर दो तो जान बच जाएगी। लेकिन उसके बाद देखिए, अतीक के बेटे असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। यूपीएसटीएफ ने फायरिंग का जवाब देना शुरू कर दिया। करीब 23 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। परीक्षा डैम इलाके में 40 राउंड गोलियां चली हैं, थोड़ी बहुत नहीं, 40 राउंड गोलियां चली हैं। असद के साथ गुलाम भी फायरिंग कर रहा था पुलिस के ऊपर। और इस फायरिंग के बाद यह हुआ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइक पलट गई, असद भी जमीन पर पड़ा था और गुलाम भी। दोपहर 12:30 बजे मुठभेड़ में असद ढेर हो गया था। असद के साथ शूटर गुलाम भी मारा जा चुका था। असद ने सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था, हवाई चप्पल पहने। असद के हाथ में पिस्तौल भी थी। परीक्षा डैम का इलाका बेहद सुनसान इलाका है। डैम के आसपास काफी झाड़ियां भी हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर एक बाइक थी, जो आप देख रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की डिस्कवर बाइक। दोनों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किए हैं। बाइक की दूसरी तरफ आपको जो नजर आ रहा है वो गुलाम है। गुलाम ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। असद और गुलाम दोनों के पास मोबाइल थे। दोनों के पास नए मोबाइल और सिम थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही असद लोकेशन बदलता था, सिम बदल लेता था।
48 दिन से गुलाम और असद फरार थे। उमेश पाल मर्डर केस में दोनों की तलाश एसटीएफ कर रही थी। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। हमारे सहयोगी मृदुल झांसी के परीक्षा डैम पहुंच चुके हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। इस काली अंधेरी रात में बहुत कुछ देख पाना तो संभव नहीं है, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम इस समय मौजूद है वहां पर जहां अतीक के बेटे असद को मौत के घाट उतारा गया था। और अब मैं आपको घटना का रिक्रिएशन करके बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था जब असद और गुलाम मोहम्मद यहां पर पहुंचे और पीछे पीछे थी यूपी एसटीएफ की टीम। सबसे पहले इरफान आप इधर आइए। ये वही रास्ता है जो उस काफिले पर जहां से 500 मीटर की दूरी है हाईवे की, और ये वही रास्ता है और यहीं से अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद अंदर आए थे। लेकिन आपको यह बता दें कि उसी रोड से अतीक का काफिला जाता था और अतीक के काफिले पर हमले की योजना बना रहे थे, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। लेकिन जब इस रास्ते से यहां पर ये आगे बढ़ते हैं और एसटीएफ की टीम इन्हें घेर लेती है, ये रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। यहां पर दिखाने की कोशिश करिए इरफान, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, जूतों के निशान, गाड़ियों के निशान हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही पहुंचते, इधर आइए इरफान जरा इधर आइए। यहां पर जैसे ही काफिला आगे बढ़ता है, यहां पर उनकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। यह भी कि यहां पर रोकने की कोशिश करती है यूपी एसटीएफ और बार बार रोका जाता है। उसके बाद गुलाम मोहम्मद और अतीक का बेटा असद इस इलाके से, इस जगह से नीचे की ओर दौड़ता है। यह आपको बाइक के निशान दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, आगे की तरफ बढ़िए, यहां पर आइए इरफान, ये देखिए आप, यहां पर गाड़ियों के निशान है। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, यानी दोनों भाग रहे थे, पीछे पीछे थी एसटीएफ की टीम। एसटीएफ की टीम जब यहां पर पहुंचते हैं, अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद तो रोकने की कोशिश करती है और यहां पर पूरी की पूरी टीम तैयार हो जाती है। जाने के लिए रास्ता नहीं था। इरफान इधर दिखाइए, पूरी की पूरी झाड़ियां हैं, यानी असद के पास जाने का रास्ता नहीं था, गुलाम मोहम्मद के पास भागने का कोई चारा नहीं था। फिर टीम कहती है कि सरेंडर कर दो, लेकिन दोनों सरेंडर के लिए नहीं माने और जवाबी फायरिंग करने लगे। लेकिन फायरिंग के बाद वहां से, यहां पर आप देखिए कुछ मीटर की दूरी है, यहां से जोरदार फायर होता है। यहां से करीब 40 राउंड फायर किए गए हैं और ये पूरा का पूरा इलाका सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए अभी आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि सारे खोखे यहां से बीन लिए गए हैं, यानी टीम लेकर गई है। लेकिन जब रोका गया था तो अतीक का बेटा असद और गुलाम मोहम्मद यहां से फायरिंग करते हैं और फिर उनका हश्र क्या होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि 40 राउंड जब फायर होते हैं तो हश्र क्या होता है, इरफान इधर आइए, ये आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बे आपको बता रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे कि यह घटना घटी जरूर है, लेकिन कैसे पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आइए, तो आपने मृदुल की रिपोर्ट देखी जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं। एनकाउंटर हो गया, असद की बॉडी वहां पड़ी थी, उसके बाद उसकी बॉडी को उठाया गया और गुलाम की बॉडी, ये आप देख रहे हैं, ये असद को उठाया गया, ये आप देख रहे हैं, असद को उठाया, पुलिस मौजूद थी वहां, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस मंगाई गई और वहां उसके बाद ये असद सफेद कपड़ों में जो नजर आ रहा है एम्बुलेंस में रखी गई इसकी बॉडी, और उसके बाद गुलाम की बॉडी भी एम्बुलेंस में रखी गई और दोनों की बॉडी को नजदीकी अस्पताल ले जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई, एक और तस्वीर है, ये आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस फौरन अस्पताल पहुंची जहां इसका पोस्टमार्टम हुआ। ये उस अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर के बाद अस्पताल लाया गया और अस्पताल में दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है। कहां पोस्टमार्टम हुआ ये आपको बताऊंगा, जिसमें गुलाम और असद दोनों शामिल हैं। पोस्टमार्टम झांसी में हुआ है, दोनों की डेड बॉडीज आप देख रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में असद का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के लिए 2 डॉक्टर्स का पैनल था। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की गई है। असद के साथ ही गुलाम का भी पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंप दी जाएगी और असद के नाना और मौसा शव लेने जाएंगे। दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल और इस वजह से नाना को और उनके रिश्तेदारों को यह शव सौंप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, असद जब एनकाउंटर के दौरान असद ने गोली चलाई तो असद के हाथ में पिस्तौल थी। वो पिस्तौल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये असद का हाथ है और ये पिस्तौल जो आप देख रहे हैं ये असद के हाथ में पिस्तौल थी। ये विदेशी पिस्तौल बताई जा रही है। इस पिस्तौल से असद ने फायरिंग की थी, तो असद अकेला नहीं फायरिंग करने वाला। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं,
गुलाम मोहम्मद के हाथ में भी विदेशी पिस्तौल थी। दोनों ने फायरिंग की है पुलिस के ऊपर। ये विदेशी पिस्तौल कौन सी? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है वो पिस्तौल जो गुलाम के पास थी। ये है ब्रिटिश बुलडॉग। इस पिस्तौल का नाम है ब्रिटिश बुलडॉग और इस पिस्तौल से गुलाम ने गोली चलाई। दूसरी पिस्तौल दिखाइए जो असद के पास थी। असद के पास ये पिस्तौल थी। ये वो पहली वाली रिवॉल्वर, ये पिस्टल है, ये वॉल्थर पिस्टल है। यह अत्याधुनिक पिस्तौल कहां से आई, कौन सी है, कितनी महंगी पिस्तौल है, कैसे विदेशी हथियार इनके पास आते थे, यह मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह है वॉल्थर P88 पिस्टल। मुठभेड़ की जगह से वॉल्थर P88 बरामद हुई है। डॉन के बेटे असद के हाथ में वॉल्थर P88 पिस्टल थी। वॉल्थर P88 पिस्टल जर्मनी में बनाई गई थी, यानी मेड इन जर्मनी पिस्टल है। वॉल्थर P88 की रेंज 60 मीटर होती है। पिस्टल में 15 राउंड वाली बॉक्स मैगजीन लगती है। P88 में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है जब आप फायर करेंगे तो हर बार आपको इसे लोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप फायर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पिस्टल जो होती है उसे आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ता, एक बार में आप एक साथ फायर कर सकते हैं। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक ज्यादा पसंद की जाती है। ऑटोमेटिक में खुद से फायर का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में पिस्टल खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है। वॉल्थर P88 पिस्टल साल 2000 में बंद कर दी गई थी। गुलाम के पास रिवॉल्वर थी ये वाली। वॉल्थर P88 पिस्टल 2000 में बंद की गई और गुलाम की जो रिवॉल्वर है, इसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहा था गुलाम। 1872 में बुलडॉग रिवॉल्वर लॉन्च हुई थी और इंग्लैंड में फिलिप वेबले एंड सन्स ने बनाई थी। ये बुलडॉग को पॉकेट रिवॉल्वर भी कहते हैं। छोटी होती है, आसानी से जेब में आ जाती है। साइज इतना छोटा होता है कि आप इसे जेब में रख सकते हैं। बुलडॉग एक डबल एक्शन रिवॉल्वर होती है और इस रिवॉल्वर की रेंज 18 मीटर के करीब है। 5 राउंड का घूमने वाला इसमें सिलेंडर भी लगा होता है, मतलब एक बार में 5 बार इससे गोलियां चलाई जा सकती हैं। 1872 से 1900 तक बुलडॉग का उत्पादन हुआ और अब इस रिवॉल्वर को कंपनी नहीं बना रही है। तो यह अत्याधुनिक पिस्टल इनके पास थी। अब आइए मैं आपको बताता हूं, इस दौरान इधर एनकाउंटर हो रहा था, पुलिस ग्राउंड पर थी, एसटीएफ ग्राउंड पर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ इस दौरान क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे थे। उन्हें पता चला कि अतीक का बेटा असद मारा जा चुका है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो योगी किस तरह से ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, योगी देख रहे थे कि कैसे उनकी टीम काम कर रही। असद के एनकाउंटर के बाद योगी ने फौरन बैठक बुलाई। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने यह बैठक की और एनकाउंटर की रिपोर्ट योगी को दी गई। कैसे एनकाउंटर हुआ, किसने पहले फायरिंग की, उसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। प्रमुख सचिव गृह ने इस पूरे घटनाक्रम को बताया। बैठक में डीजीपी, स्पेशल डीजी भी मौजूद रहे। एसटीएफ चीफ और गृह सचिव भी बैठक में शामिल थे। उस दौरान सीएम योगी ने एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की तारीफ की। योगी ने यूपी के डीजीपी को भी तारीफ की इस पूरे ऑपरेशन पर। सीएम ने ऑपरेशन में शामिल पूरी टीम की प्रशंसा की है। उमेश पाल मर्डर में पुलिस एक्शन से योगी खुश हैं। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। इधर एनकाउंटर हुआ, लेकिन सोचिए एनकाउंटर के बाद यूपी के लोग क्या कह रहे थे।
क्योंकि सबको इंतजार था उमेश पाल की हत्या के बाद अब इंसाफ का वक्त आ गया। लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या गाड़ी पलट जाएगी, बातें हो रही थी गाड़ी पलट जाएगी, अतीक की, अशरफ आ रहा था, लेकिन असद की बाइक पलट गई। लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, इस तस्वीर से सामने आने के बाद इला लिख रही हैं, सब कार पलटने का इंतजार करते रहे, इधर बाबा ने बाइक ही पलटा दी। जितेश सिंह लिख रहे हैं, योगी ने माफियाओं की पैंट गीली कर दी है, जो बात योगी ने कही थी। एनकाउंटर तस्वीर में यह नजर भी आ रहा है। अभिषेक कुशवाहा ने लिखा, योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, मिट्टी में मिलाने का बेहतरीन काम किया है योगी ने। रजत मिश्रा ने लिखा, योगी की रगड़ाई राज का गवाह बना रहा है अतीक अहमद, अतीक के साम्राज्य की काली पिक्चर अब द एंड की ओर है। राहुल कश्यप ने लिखा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ एक और कदम, हैशटैग योगी आदित्यनाथ। अमन राज ने लिखा, बेगुनाहों को मारने की कोशिश तो अंजाम असद जैसा होगा, यह योगी का नया उत्तर प्रदेश है, रामराज वाला सिर्फ कानून का राज है यहां। ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एनकाउंटर के बाद लोगों को पता चला तो अतीक को भी पता चला। अतीक उस वक्त जानते कहां है? अतीक उस वक्त अदालत में मौजूद था, कोर्ट में था। अतीक और अशरफ कोर्ट में थे। इन्हें बताया गया कि असद का एनकाउंटर हो गया है, असद को मारा जा चुका है। पहले मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगा कि क्या रिएक्शन था, उसके बाद ऊपर के दो विजुअल दिखाऊंगा। कैसे, देखिए जरा क्या रिएक्शन था अतीक का। प्रयागराज कोर्ट में अतीक की पेशी थी और अतीक को कोर्ट में एनकाउंटर की खबर मिली। डॉन को बताया गया तीसरा बेटा मार दिया गया है। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा। अदालत में फूट फूट कर रोया डॉन। कोर्ट में अतीक का भाई अशरफ भी मौजूद था। अशरफ अतीक के पास आकर बैठ गया। अतीक को रोता देख अशरफ भी रो पड़ा। रोते रोते अतीक का गला सूख गया। अतीक इस दौरान सिर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अतीक ने पानी मांगा। अतीक ने असद के एनकाउंटर पर चुप्पी तोड़ी। पहली बार बोला अतीक, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अतीक ने पूछा असद को कहां दफनाया जाएगा। असद के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था अतीक। कोर्ट में अर्जी लगाकर अतीक ने इजाजत मांगी थी। कोर्ट से अतीक को यह झटका लगा है, अपने बेटे के जनाजे में अब अतीक शामिल नहीं हो पाएगा। सुरक्षा कारणों से अतीक को इस बात की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डॉन का बेटा मारा गया तो तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब बाहर निकला अतीक तो आज लोगों में इतनी हिम्मत आ गई, डर डॉन का खत्म हो गया कि लोगों ने चप्पलें फेंकी। तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। अतीक निकला ही था कि उसके सर पर आकर चप्पल लगी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, चप्पल फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। ये आप देखिए जरा, एक शख्स को आप देख रहे हैं। अतीक जैसे ही आगे बढ़ा, अतीक आया, ये देखिए, उसने चप्पल उठाई और ये फेंकी, ये अतीक के सर पर लगी। आप देख रहे हैं, चप्पल फेंकी उसने, इस शख्स ने, और अतीक की जैसे ही एंट्री होती है, ये देखिए, अतीक एंट्री हुई और उसने चप्पल उठाई और ये अतीक के सर पर जाकर लगी चप्पल। सिर्फ चप्पल ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाता हूं, आइए। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये दो लोगों को आप नजर आ रहे हैं। ये जो चप्पल फेंक रहा है वो शख्स और ये अतीक है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। डॉन पर चप्पल फेंकने की हिम्मत लोगों ने कर ली। ये कानून के राज में जब बड़े बड़े माफियाओं, अपराधियों और डॉन का खौफ खत्म हो जाता है, तब लोगों में यह हिम्मत होती है। और वकील खासतौर पर नाराज है क्योंकि उमेश की, ये देखिए जरा, ये क्लीन विजुअल है। ये अतीक निकल रहा है और अतीक जैसे ही आगे पहुंचा उसके बाद चप्पल चली है। आइए, लेकिन एक बड़ी चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अतीक को रोता देखा सबने, लेकिन उमेश की मां भी रोई थी। जब उमेश की हत्या हुई तो उनकी माताजी फूट फूट कर रोई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनका बुढ़ापे की लाठी, उनका एक सहारा उमेश, जिसकी हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। उमेश की पत्नी भी बिलक बिलक के रोई उस दौरान। ये तस्वीरें बताता है कि आज अतीक रो रहा है, लेकिन उसे भी उमेश की माता और पत्नी के बारे में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि उनके बेटे की वजह से
ये दोनों भी रोए। एक महिला को उसके पति से अलग कर दिया। जरा सुनिए आज उमेश की माताजी और उनकी पत्नी क्या कह रही हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी से मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। दिखाई जरा तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं वो टीम जिसने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज। ये है अमिताभ यश जो एसटीएफ के चीफ हैं। अब मैं आपको बताता हूं योगी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्पेशल 12, इन स्पेशल 12 में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन काम कर रहे थे और आखिर एसटीएफ को लीड करने वालों में कौन कौन थे। स्पेशल 12 को देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं 6 ये और 6 ये आपको नजर आ रहा है। ये स्पेशल 12 एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 ये एसटीएफ के हेड्स। उत्तर प्रदेश में 2023 का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर। एसटीएफ के 12 जवानों की टीम ने इसे अंजाम दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव इसकी निगरानी कर रहे थे और डीएसपी नवेंदु कुमार, विमल कुमार ने इसे लीड किया है। इंस्पेक्टर अनिल सिंह, ज्ञानेंद्र राय इसमें शामिल थे। दरोगा विनय तिवारी, सिपाही पंकज तिवारी इस टीम में थे। कमांडो दिलीप कुमार और कमांडो अरविंद कुमार भी शामिल रहे। सोनू यादव, सुनील, भूपेंद्र यादव भी इस टीम का हिस्सा थे। लखनऊ में अमिताभ यश नजर बनाए हुए थे और साथ ही साथ अनंत देव को भी खास जिम्मेदारी मिली हुई थी। ये 2 ऑफिसर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी असद को ढूंढने की। उमेश पाल मर्डर के बाद दोनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों से उत्तर प्रदेश के माफिया कांपते हैं। अनंत देव ने ददुआ को ढेर किया था। ठोकिया के खात्मे का ऑपरेशन भी लीड किया। विकास दुबे एनकाउंटर में अनंत देव शामिल रहे और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले अनंत देव तिवारी हैं। अमिताभ यश ने 150 बदमाशों का एनकाउंटर किया। मुख्तार अतीक के शूटरों को भी ढेर किया है। बिहार के भोजपुर के रहने वाले अमिताभ यश डकैत ददुआ को एनकाउंटर में मार गिराया था इन्होंने। अब आइए सुनिए, मैं आपको सुनवाता हूं इस स्पेशल ऑपरेशन के बाद खुद अमिताभ यश को सुनिए। एसटीएफ के चीफ हैं, वो क्या कह रहे हैं। एसटीएफ इनके पीछे काफी समय से लगी हुई थी। जब से ये घटना हुई है तब से लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि सारे अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए और आज फाइनली असद और गुलाम को मार गिराने में एसटीएफ को सफलता प्राप्त हुई है। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड फायर आर्म्स मिले हैं। हमारा प्रयास है कि इसमें जो अन्य वांछित अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ, अगर ये भाग नहीं रहे होते तो हमको पकड़ने में इतना समय नहीं लगता। अमिताभ यश को आपने सुन लिया, लेकिन एसटीएफ का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। एसटीएफ का नाम आपने पहली बार सुना होगा कि आखिर एसटीएफ कैसे एनकाउंटर करती है। राउंड टेबल ग्राफिक्स है, एसटीएफ कैसे काम करती है, एसटीएफ का रोल क्या है, कहां से एसटीएफ का नाम आया। आपने पहली बार सुना होगा एसटीएफ का नाम। देखिए जरा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एसटीएफ का काम। एसटीएफ का पूरा नाम है स्पेशल टास्क फोर्स। पुलिस विभाग की बेहद खास यूनिट होती है ये और विशेष ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। एसटीएफ का काम माफिया की खुफिया जानकारी जुटाना है, डकैतों, जिलों में मौजूद गिरोहों पर कार्रवाई करना है। श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए एसटीएफ बनी है। अपराध की दुनिया में
श्री प्रकाश शुक्ला एक बड़ा नाम हुआ करता था। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी इसने और 4 मई 1998 को लखनऊ में गठन हुआ एसटीएफ का नेतृत्व एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। एडीजी की सहायता के लिए एक आईजी भी होता है। यूपी में एसटीएफ की कई टीमें काम कर रही हैं। हर टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी करते हैं। यह एसपी एसटीएफ को राज्य में कहीं भी कार्रवाई का अधिकार दिया जाता है। साथ ही एसटीएफ राज्य के बाहर भी कार्रवाई कर सकती है, हालांकि दूसरे राज्य की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर एक एनकाउंटर हो गया, इससे पहले भी एनकाउंटर हुए, लेकिन एसटीएफ काम कैसे करती है? एनकाउंटर पर आरोप लगते हैं, सवाल उठते हैं, लेकिन क्या पुलिस एनकाउंटर में किसी को मार सकती है? क्या पुलिस को यह अधिकार है मारने का? देखिए, असद और गुलाम के एनकाउंटर के बीच एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि यह एनकाउंटर हुआ कैसे। दरअसल एसटीएफ को असद का इनपुट मिला था। असद और गुलाम बाइक पर जा रहे थे। पुलिस ने रुकने के लिए कहा तो गुलाम ने फायर कर दिया। इसके बाद दोनों पुलिस पर फायरिंग करने लगे। 30 मिनट तक लगातार असद और गुलाम एसटीएफ पर फायर करते रहे। इसके बाद एसटीएफ ने 3 गोलियां चलाई जो असद और शूटर गुलाम के सीने के पार हो गई। गोली लगने के बाद असद और गुलाम बाइक समेत जमीन पर धराशायी हो गए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं एनकाउंटर होता कैसे। यह तो आपने देख लिया कि एनकाउंटर हुआ कैसे, लेकिन यह एनकाउंटर जब होता है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस के दायरे में क्या रहता है, कितनी गोलियां चला सकती है पुलिस, कैसे फायर कर सकती है, ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। संविधान में एनकाउंटर शब्द का जिक्र नहीं है, यानी संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एनकाउंटर करिए। यह पुलिसिया डिक्शनरी से निकला हुआ शब्द है। अपराधियों, आतंकवादियों से भिड़ंत एनकाउंटर कही जाती है। देश में आमतौर पर 2 तरह के एनकाउंटर होते हैं। पहला, पुलिस कस्टडी से अपराधी भागने की कोशिश करे। ऐसे में पुलिस अपराधी को रुकने के लिए कहती है रुक जाओ। अपराधी नहीं रुकता तो पुलिस उस पर फायर कर देती है। दूसरा, पुलिस अपराधी को पकड़ने जाए और उस पर हमला हो जाए, इस तरह से हमला शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में पुलिस की जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। पुलिस सबसे पहले अपराधी को रुकने की चेतावनी देती है, फिर अपराधी फिर भी नहीं रुकता है तो फिर हवाई फायर करती है पुलिस। अगर हवाई फायर पर भी नहीं रुका तो फिर पुलिस गोली मारती है, लेकिन पहली गोली पुलिस अपराधी के पैर में मारती है। इसके बाद भी नहीं रुका तो शरीर के दूसरे हिस्से में गोली मारती है। अगर पुलिस के एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो गई तो पुलिस को अपराधी के रिश्तेदार को सूचना देनी होती है। अगर पुलिस के एनकाउंटर में अपराधी घायल हो जाता है तो नियम के तहत घायल अपराधी को मेडिकल सुविधा देनी होती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर पर दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर की जांच को अनिवार्य किया और एनकाउंटर की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाती है। जांच खत्म होने तक पुलिस कर्मियों का प्रमोशन नहीं होता है। इस दौरान पुलिस वालों को वीरता पुरस्कार भी नहीं दिए जाते। कोर्ट गाइडलाइन के मुताबिक एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है। सीआरपीसी की धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य है। पुलिस को एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियारों का भी हिसाब देना होता है। एनकाउंटर में जो गोलियां चली हैं उसका भी हिसाब देना होता है। एनकाउंटर गलत पाया गया तो दोषियों पर एक्शन का प्रावधान है। निलंबित करने के बाद आगे की उचित कार्रवाई की जाती है। अगर पीड़ित संतुष्ट नहीं तो कोर्ट से मामले की शिकायत कर सकता है। एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ और एनकाउंटर में सिपाही की मौत हुई तो ऐसी स्थिति में मरने वाले सिपाही को वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह मामला जब कोर्ट में जाता है, अगर यह कोर्ट में जाता है तो पुलिस के पास क्या विकल्प है, कैसे बचेगी पुलिस, खुद का बचाव कैसे करेगी, तो क्या कानून कहता है। पुलिस अगर कटघरे में हो एनकाउंटर को लेकर तो भारतीय कानून एनकाउंटर को सही नहीं ठहराता है। हालांकि कुछ ऐसे नियम हैं जो पुलिस को हमले की शक्ति देते हैं। हमले में अगर अपराधी मारा जाए तो सही ठहराया जाता है। कार्रवाई में पुलिस जिक्र करती है कि आत्मरक्षा में अपराधी की मौत हुई है, मतलब अपराधी ने हमला किया, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चला दी। अपराधी को भागने या बेकाबू होने के लिए पुलिस ने फायर किया। सीआरपीसी की धारा 46 कहती है अगर अपराधी पुलिस पर हमला करे तो इस हालत में पुलिस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। संविधान की अनुच्छेद 141 के तहत एनकाउंटर में नियमों का पालन जरूरी है। पुलिस को साबित करना होता है आत्मरक्षा में गोली चलाई। अब जरा सुनिए
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। अगर उसके साथ मुठभेड़ में वो गोली चला रहे हैं, अब पुलिस अपने बचाव में गोली चला रही है, उसमें वो मारे जाते हैं, और उस पर सवाल उठाना निश्चित तौर से मैं इसकी निंदा करता हूं, इसका विरोध करता हूं और पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करता हूं। किसी अपराधी को पुलिस गोली नहीं मारना चाहती, उसको पकड़ना चाहती है, लेकिन अपराधी अगर ये सोचते हैं कि वो पुलिस पर गोली चलाएंगे और पुलिस डर के भाग जाएगी, तो पुलिस के पास भी कानून के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, उनके पास भी हथियार है, तो उस हथियार का उन्होंने भी उपयोग किया। आपने देख लिया केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या प्लानिंग थी असद की। जितना आसान आपको नजर आ रही तस्वीर उतना आसान है नहीं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक को पुलिस लेकर आ रही थी। ये वैन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वैन से अतीक को पुलिस लेकर आ रही थी, लेकिन असद की तैयारी थी अतीक को बीच वैन से छुड़ाने की। जी हां, साबरमती जेल से जिस वक्त लेकर आ रहे थे, अतीक की गाड़ी 11 अप्रैल को अहमदाबाद से निकली, उसे 12 अप्रैल को प्रयागराज कोर्ट में पेश होना था। यानी 12 अप्रैल को अतीक उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला था। अतीक के बेटे असद को इस बात की पूरी जानकारी थी। असद को अतीक